नमस्कार साथियों। आज यह इकोनॉमी की क्लास है, बशर्ते कई दिनों बाद है, लेकिन अभी कुछ 3-4 ही क्लासेस इसमें हैं, तो अब मैं रेगुलर इकोनॉमी को ही पहले कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बैड लोन से संबंधित है कि एनपीए क्या है और उसको लोन रिकवरी के हमारे पास क्या क्या कानून हैं, फिर कुछ बासेल 3 नॉर्म्स के बारे में किस चीज़ से जुड़ा है वो, फिर अंत में हम आरबीआई की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है यानी आय कहाँ से होती है उसे और उसके खर्च का क्या क्या जरिए हैं उन सभी के बारे में भी आज जानेंगे। तो वही सबसे पहले आप नोट डाउन करने की अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लीजिए और अच्छे से नोट डाउन करते हुए और समझते हुए चलिए। आज की क्लास मेरे ख्याल से फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को बैलेंस करके चल रही है, ठीक है। और वही लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप अपनी इच्छा के अनुरूप करते रहिए। अगर आपको फायदा होता है तो इसे अन्यों तक भी पहुंचाइए ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए, आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैड लोन्स से ही कि बैड लोन का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से टेक्निकल इश्यू मतलब जो भी फंक्शनरीज हैं वो आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बैड लोन को समझें तो बैड लोन क्या हुआ, हिंदी में क्या हुआ है, खराब ऋण। मतलब यानी बैंक लोन देता कौन है, बैंक देते हैं। और यानी अच्छे लोन क्या होंगे, वो लोन जो उन्हें देते होंगे तो उसे लोन प्राप्त हो जाता होगा और उस पर ब्याज भी मिल जाता होगा जो उन्हें इंटरेस्ट पे करना है ग्राहक को। बैड लोन क्या होता है, जब वो लोन की रिकवरी नहीं कर पाते होंगे, यानी जिसे लोन दिया है वो लोन वापस ही ना करे तो उसे ही बैड लोन कहेंगे, बशर्ते टेक्निकल टर्म में उसे कोई टाइम लिमिट फिक्स कर दी होगी कि इतने से अधिक होगा तो हम उसे तब मानेंगे बैड लोन। तो वही है, सबसे पहले हमारा मुद्दा है एनपीए को समझते हैं। एनपीए बैड लोन का ही एक, देखिए एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी अनर्जक संपत्तियां। देखिए एसेट मतलब, देखिए एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, बशर्ते अगली क्लास में शामिल भी करूंगा मैं, कि बैंक के नजरिए से जो बैंक है, लोन क्या है, एक एसेट है उसकी, क्योंकि जब वो लोन दे रहा है तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। और बैंक के नजरिए से जो उसका डिपॉजिट है यानी जो वो जमा ले रहा है हमसे, वो उसका क्या है, वो तो उसकी जिम्मेदारी है ना, हम जमा कर रहे हैं बैंक में तो उसे उस पर हमें ब्याज देना है। यानी एक होता है लोन, एक होता है डिपॉजिट। बैंक के लिए लोन अच्छा है, बैंक जितना ज्यादा लोन देगा उसे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और बैंक के लिए डिपॉजिट उसकी जिम्मेदारी है, क्यों, हम जितना जमा करेंगे बैंक को उतना ही हमें उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो समझे, बैंक का एसेट है लोन, बैंक की जो, मुझे याद नहीं आ रहा टर्म मतलब, और बैंक की जो जिम्मेदारी है, मतलब जब जिम्मेदारी का कुछ भी ले लेना इंग्लिश में, तो बैंक की जो जिम्मेदारी है वो डिपॉजिट है और बैंक का जो एसेट है वो क्या है, लोन है। तो लोन और डिपॉजिट में क्या है समझ तो गए ना, क्योंकि जब हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक को उस पर हमें ब्याज देना होगा, लेकिन जब बैंक हमें लोन देगा तो हम उस पर उसको ब्याज देंगे। तो फायदा किससे हो रहा है, उसको लोन से हो रहा है ना, इसीलिए। तो देखिए, अब एसेट क्या होगा, फिर लोन की बात चल रही है तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि बैंक का एसेट क्या है, तो लोन होता है बैंक का एसेट, ठीक है। और बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो क्या है, वो डिपॉजिट है। देखिए फिर, अब देखिए एनपीए को समझते हैं। एनपीए क्या होता है, बैंक ने लोन दिया, अब एसेट हुआ, लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग यानी अब वो कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है बैंक को। तो कब तक कहेंगे, जब हमने लोन दिया है ना बैंक ने, उसकी किस्त चुकाने के 90 दिनों से भी अधिक समय तक अगर हम उसकी किस्त नहीं चुकाते हैं ना, तो उसे एनपीए कहते हैं। यानी जब बैंक ने कहीं लोन दिया और उस लोन चुकाने के जो किस्त देने की तारीख थी उसके 90 दिनों तक उसकी किस्त नहीं चुकाई गई है, तो अब हम उसे एनपीए कहेंगे। यानी अब वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ गए, एनपीए यानी जब किस्त चुकाने की तारीख थी उसके 90 दिनों तक भी अगर हमने, जिसने लोन ले रखा है उसने किस्त नहीं चुकाई है, तो वो एनपीए में काउंट हो जाएगा। तो बस क्या याद रखना है, 90 दिनों तक, ठीक है। इतना तो आई क्या होगा समझ। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं 2008 और 2009 में एक सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। सब प्राइम क्राइसिस पढ़ते हैं ना, 2008 और 2009 के दौरान वैश्विक जो वित्तीय जगत था उसमें एक सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। ये मेनली अमेरिका में हुआ था, लेकिन अब अमेरिका एक सुपर पावर है तो अन्य इकोनॉमीज भी उससे डिस्टर्ब हुई थी बहुत सारी, एक पूरा वैश्विक वित्तीय संकट ही उत्पन्न हो गया। तो यह सब प्राइम क्राइसिस हुआ क्यों, फिर इसीलिए हुआ, बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दे दिया जिनकी लोन चुकाने की क्षमता ही नहीं थी। अब उन्होंने लोन दे दिया, अब उन्होंने लोन चुकाया नहीं, एनपीए बढ़ गया, तो जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो पूरी कोलैप्स हो गई। तो देखिए 2008 और 2009 में जो सब प्राइम क्राइसिस उत्पन्न हुआ था वो क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि बैंकों ने खराब लोगों को ऋण दे दिया, वो लोग उस ऋण को एनपीए में कन्वर्ट कर गए, यानी उन्होंने उसको चुकाया ही नहीं, इसीलिए जो बैंकिंग वित्तीय संकट था वो उत्पन्न हुआ। अब तो समझ आ गया होगा एनपीए क्या है, बैड लोन क्या है। सब क्राइसिस का कभी रीजन पूछता है तो वो भी समझ आएगा कि अयोग्य लोगों को ऋण दिया गया, ठीक है, इसलिए एनपीए। अब देखिए, अब अगला टर्म है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्ज का हरितकरण, यानी
एग्जाम में पूछेगा, ये जरूर से पूछेगा, ध्यान से समझ। यानी अब हमने कोई लोन ले रखा है पुराना, मैंने कोई कर्ज लिखा है पुराना, अब मुझे वो चुकाना है, अब मैं वही चुकाने के लिए किसी और के पास जा रहा हूं कि मुझे 100 रुपए दे दो, क्योंकि मुझे वहां चुकाना है। यानी पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना, इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, कर्ज का हरितकरण करना। समझ गए? पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना। ठीक है, चलो अब लोन तो अब जब तक घी सीधी अंगुली से नहीं सॉरी, अब देखिए घी को निकालने के लिए पहले हम सीधी अंगुली का यूज करते हैं, फिर नहीं निकलती तो हम अंगुली टेढ़ी करते हैं, वही। यानी अब लोन तो सीधे सीधे दे नहीं रहे हैं वापस, अब हम क्या करेंगे, फिर कुछ कानून बनाएंगे, कुछ स्टिक और कैरेट पहले दे दिए, अब हम स्टिक का यूज करेंगे कि अब ऐसे तो मान नहीं रहे हो, अब हम कुछ कानून बनाते हैं कि अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपका घर नीलाम कर देंगे, आपकी संपत्ति नीलाम कर देंगे, ये अगर वगैरह। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारे पास दो कानून हैं। एक है सरफाइसी एक्ट, ये जरूर से याद रखना, सरफाइसी एक्ट जुड़ा किससे है, लोन रिकवरी से जुड़ा है, और इसका कौन से सन का है, ये 2002 का है, ये जरूर से याद रखना सरफाइसी एक्ट। अब इसका फुल फॉर्म बहुत ही लंबा चौड़ा है और इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीजें भी है, वो मैंने शामिल नहीं करी है। जो चीजें एग्जाम में जिस हिसाब से वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, मतलब जिस स्तर का क्वेश्चन बनेंगे वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो सरफाइसी एक्ट क्या है, यह सरफाइसी एक्ट क्या है, लोन रिकवरी के लिए ही बनाया गया था, और कब का था ये, 2002 का था। ठीक है, और एक अन्य कोड आजकल बनाया था सन 2016 में, इसे कहते हैं आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, शोधन अक्षमता व दिवालिया संहिता। यह आईबीसी कोड भी लोन रिकवरी के लिए ही बनाया गया, बशर्ते इसमें कुछ प्री पैकिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई थी, इसलिए यह ज्यादा प्रभावी। प्री पैकिंग मतलब कि हम खुले में ढिंडोरा नहीं पीटेंगे कि आपने नहीं चुकाया तो चुपचाप दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे भी हम करेंगे अपना सेटलमेंट, आप लोन चुका देना, या फिर हम आपकी जितना लोन चुकाना था उसको कम कर देंगे, ब्याज दर को कम कर देंगे, समय अवधि बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ भी। तो यह आईबीसी में था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आपको सिंपल क्या याद रखना है, आईबीसी कोड किससे जुड़ा है, लोन रिकवरी से जुड़ा है, और कब का है, 2016 का है। सरफाइसी एक्ट किस चीज से जुड़ा है, लोन रिकवरी से जुड़ा है, और कब का है, 2002 का है। बस बन गया काम हमारा इतने से। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे क्या है। आगे है कुछ एक्ट हैं जो मैंने बताए हैं, जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं, क्योंकि इन एक्टों का सन हमेशा पूछता है, और टेक्निकली तो मैंने जो जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी वो बताई रखी। एक एक्ट है हमारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018। इसमें होता क्या है, जो कोई भगोड़ा आर्थिक अपराधी है ना, यानी धोखाधड़ी करी उसने इकोनॉमिकली, फिर यहां से देश से ही भाग गया, तो उसकी भारतीय और जो विदेशी संपत्ति होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा। भारतीय संपत्ति को जब्त करेंगे ही, धन उसकी जो विदेशी संपत्ति है उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। तो उसकी जो भी विदेशी संपत्ति है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है, यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट, वो कब का है, 2018 का है, और किससे जुड़ा है, जो कोई भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो देश से छोड़कर चले जाता है तो उसकी विदेशी और भारतीय संपत्ति दोनों को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, सन जरूर याद रखना इसका। अब एक अगला एक्ट है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। एक एक्ट है DICGC एक्ट। अब इसका फुल फॉर्म आपको जरूर नहीं, मतलब आवश्यक नहीं है कि याद करो, बस DICGC एक्ट ही याद रखो, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। सबसे पहले ये एक्ट है कब का, 1961 का है, 1961 का है। तो होता क्या है इसमें, देखिए, अब अगर कोई बैंक बंद हो गया, अब मैंने वहां पैसे जमा किए हैं, तो मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो तब यह DICGC एक्ट बनाया गया, जो इंश्योर करता है कि अगर कभी बैंक वगैरह बंद हो गया तो आपने जो जमा किया है वो आपको उसमें से कुछ रकम तो मिले। यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने जितना पैसा किया उतना नहीं मिलता, इसमें एक लिमिट तय की गई कि इतना ही देंगे। अब आपका कितना ही डूबे हम देंगे इतना है आपका, अगर सबको उतना ही चुकाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कहां से लाएगी उतना पैसा। तो देखिए DICGC एक्ट 1961 का है, यह कहता है अगर कोई बैंक बंद हो जाता है तो जमाकर्ता के नुकसान की भरपाई करता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक की। पहले यह भरपाई कितने तक की थी, पहले तो कहा था कि 1 लाख, यानी आपके 50,000 डूबे तो 50,000 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपके 2 लाख डूबे तो फिर भी 1 लाख ही मिलेंगे। इसमें लिमिट फिक्स थी कि 1 लाख, 1 करोड़ भी डूबे फिर भी 1 लाख ही मिलेंगे। लेकिन 2020 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि अब यह रकम 5 लाख है, यानी 5 लाख तक की रकम की जो भी नुकसान हुआ होगा हम भरपाई करेंगे। इसका कहने का तात्पर्य, अगर आपके 4 लाख डूबे तो आपको 4 लाख ही मिलेंगे या फिर 5 लाख नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके 5 लाख से ज्यादा डूबे हैं तो तब आपको 5 लाख ही मिलेंगे, यानी 10 लाख डूबे तो फिर भी 5 लाख ही मिलेंगे, 1 करोड़ डूबे तो फिर भी 5 लाख ही मिलेंगे। ये 5 लाख इसकी लिमिट तय की गई। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, DICGC एक्ट कब का, 1961 का, किससे जुड़ा है, जो जमा करता है उसको बैंक बंद होने पर जो नुकसान होता है ना उसकी भरपाई के लिए, दो बन गए। तीसरा, इसमें कितने रकम तक भरपाई की जाती है, 5 लाख, इसकी लिमिट क्या है, 5 लाख तक कराई जाती है। ठीक है, समझ गए, नहीं आया तो दोबारा देखिए, नहीं आया तो फिर मगअप करिए। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टर्म बासेल नॉर्म्स के बारे में।
अब बासेल नॉर्म्स 3 नॉर्म्स हैं, एक 1994 में, 1997 में, फिर 2011 में। लेकिन इतना टेक्निकल पढ़ने का, बस हमें सिर्फ बासेल शब्द जोड़ना है किस चीज से जुड़ा है। अब एक बासेल नॉर्म्स तो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में आता है, वो हैजार्डस ट्रांसबाउंडरी एक्ट को रोकने के लिए, वो मतलब जो भी हैजार्डस केमिकल्स हैं या फिर अन्य चीजें हैं उनके ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को रोकने के लिए है ना एक वो एक्ट। लेकिन जब हम इन्वायरमेंटल कन्वेंशन पढ़ेंगे उसको वहां पढ़ेंगे। एक बासेल 3 नॉर्म्स है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। अब वो पूछेगा ये बासेल 3 नॉर्म्स क्यों है, ये किस चीज से जोड़ना है आपको। सिंपली जो बैंकिंग व्यवस्था है ना उसके सुचारू संचालन के लिए एक फ्रेमवर्क सेट किया गया कि इतना तो आपके पास सीसीबी होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए, एलएलपी होना है, एचक्यूएएलएस, बहुत ही टेक्निकल चीजें, ये कुछ याद नहीं करना आपको। याद करना है बासेल 3 नॉर्म्स जुड़े हैं बैंकिंग व्यवस्था से बस, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन आने वाले हैं, उसमें से आपको जहां पे बैंकिंग वाला दिखे वहां पे बासेल का कनेक्ट। तो बासेल 3 नॉर्म्स क्यों है, ये है बैंकिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन के, बशर्ते ये एक वैश्विक व्यवस्था, भारतीय नहीं है, सभी देशों मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू है। तो बासेल 3 नॉर्म्स बैंकिंग व्यवस्था का सुचारू संचालन, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब ये है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आरबीआई और उसके आय कहां से होती है उसे, और वो खर्च कहां करती है। अब ये है समझने वाली बात, आप समझेंगे तो तभी इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी, मतलब अन्य चीजों में भी बेहतर हो सकती है, ठीक है। इसलिए समझने वाले कंसेप्ट को कभी जाने मत दें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई की आय। आरबीआई की आय कहां कहां से होती है। आरबीआई की आय के स्रोतों को देखें। देखिए आरबीआई के जो आय के स्रोत हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले यहां पे आय के स्रोत है, देखिए आरबीआई के आय के स्रोत। तो देखिए सबसे पहले सरकार क्या करती है पता है। अब सरकार को पैसे चाहिए ना काम वाम कराने के लिए। अब उसके पास जो बजट से मतलब सॉरी जो जीएसटी वगैरह इन सबसे वसूल होता है उसका खर्च उससे ज्यादा होता है, तो अब उसे कर्ज लेना ही है। तो सरकार क्या करती है, जीसैट जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। इसका तात्पर्य एक कागज का टुकड़ा होगा, उस पर लिखा होगा कि ये 100 रुपए का है, आप हमें अभी 100 रुपए दीजिए, एक निश्चित समय बाद हम आपको 108 रुपए देंगे, ऐसा कुछ इंटरेस्ट लेगा, तभी तो कोई खरीदेगा उसे। तो इस प्रकार जीसैट जारी करते हैं। और ये जीसैट जारी कौन करता है, सरकार के बिहाफ में आरबीआई जारी करती है। जीसैट जारी करती है आरबीआई, लेकिन सरकार के कहने पर। जरूर से ध्यान रखिए, जीसैट है क्या, एक ऋण लेने का साधन है सरकार का। सरकार कहती है कि हमें अभी ऋण की जरूरत है, आपके पास पैसा है तो आप ये कागज का टुकड़ा रख लीजिए, आप 1 साल बाद आना हमें दिखाना, हम 100 के आपको 108 देंगे। समझ गए। तो आरबीआई ने सरकार के बिहाफ में जीसैट जारी किए। अब मार्केट में बेचने गई हो, अब सब तो बिकेंगे नहीं, कुछ कुछ लोग ही खरीदेंगे, तो जो बचते हैं वो आरबीआई स्वयं रख लेती है। आरबीआई कहती है अच्छा मैं ही रख लेता हूं, अभी 100 जीसैट है मेरे पास, 100 रुपए के मैं उनको दे देती हूँ, बाद में हर 100 का मेरे को 108 मिलने वाला है, फायदा होना ही है मेरा। तो इसलिए जो भी आरबीआई सरकार द्वारा जारी करवाए गए जो जीसैट है ना, जो आरबीआई ने अपने पास रखे हैं, उस पर उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही है। तो एक इनकम का स्रोत ये आया समझ में। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर देखिए, लेकिन बिना समझे मत जाना आगे यहाँ से। और दूसरा विदेशी बॉन्ड वो जीसैट पर, यही वही बात। अब विदेशी सरकारों ने भी अपने बॉन्ड और जीसैट जारी किए होंगे। अब आरबीआई ने क्या किया होगा, वहां से खरीदे होंगे, 100 रुपए दिए होंगे उन्हें, बाद में उन्हें हमें 108 देने वाली। तो ये भी आरबीआई का, इससे भी आरबीआई की आय होती है। 2 स्रोत हो गए। और तीसरा आरबीआई अब बैंकों और एनबीएफसी को कर्ज देती है ना, जो हमने रेपो पढ़ा था नहीं, रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट वाला एग्रीमेंट करते हैं जीसैट वाला जो भी था। तो देखिए पिछला देख लेना। तो बैंक और एनबीएफसी को हमने आरबीआई ने लोन दिया है, तो बाद में उन्हें लोन का ब्याज भी मिलना है, तो वो भी आरबीआई की इनकम का स्रोत हो गया है। और जो विदेशी मुद्रा है आरबीआई के पास, हम फॉरेक्स रिजर्व पढ़ा था, और जो स्वर्ण भंडार है उसका भी जब मूल्य बढ़ता है, देखते हैं हम कभी सोना बाजार में 45,000 का हो जाता है, कभी 50,000 का हो जाता है, तो सर आरबीआई की वहां जो सोना पड़ा है उसकी भी तो मूल्य बढ़ते रहेगी ना। और विदेशी मुद्रा मतलब जैसे आज डॉलर 80 रुपए का है, कल 82 रुपए का हो जाएगा, तो आरबीआई के पास जो डॉलर पड़े हैं उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इससे भी आरबीआई को फायदा होता है। तो आरबीआई के स्रोत क्या पड़े, सरकार द्वारा जारी किए गए जो जीसैट है उस पर जो ब्याज मिलेगा, विदेशी सरकारों से जो उसने जीसैट खरीदे हैं या बॉन्ड खरीदे उस पर उसे जो ब्याज मिलेगा, बैंकों को जो उसने कर्ज दे रखा है उस पर जो उसे ब्याज मिलेगा, और जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है उसकी वैल्यूएशन जब बढ़ेगी तो उससे जो फायदा होगा वो है आरबीआई के इनकम के स्रोत। आया समझ में। अब देखते हैं आरबीआई खर्च कहां करती है। फिर अब उसे पहली बात उसका स्टाफ होगा, खुद का स्टाफ, लाइट वगैरह, सैलरी वगैरह, अन्य सुविधाएं वगैरह देना, इस पे तो उसका खर्च जाता होगा, तो यहां खर्च करती। फिर आपातकालीन स्थिति में रिजर्व रखती है, यानी कभी वित्तीय आपात स्थिति आ गई कि मतलब वित्तीय स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई, तब हम कहीं कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना बफर में, कि अच्छा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम घरों में भी देखते ही होंगे हम कुछ सेविंग्स रखते हैं। तो इसीलिए आरबीआई एक रिजर्व फंड बनाती है, कंटिजेंसी फंड कहते हैं जिसे। तो वहां पैसा रखती है कुछ, तो वहां रखती है, चलो 2 यहां खर्च हुआ। फिर तीसरा
जो विनिमय दर है उसको संतुलित करने के लिए। विनिमय दर मतलब जो बीओपी में पढ़ा था ना हमने कि आरबीआई मतलब सॉरी जो डॉलर और रुपया है उसके बीच जो फ्लक्चुएशन है वो एक निश्चित सीमा तक ही हो। अगर ज्यादा होगा तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो जाएगा या फिर इंपोर्टर्स को नुकसान। अभी किसको कितना नुकसान होता है ये अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाली क्लास थी है। मैंने कहा सोचा था एक बार कि इसी में शामिल कर दूं, लेकिन इसमें लंबा हो जाए। आराम से तफसील से समझेंगे कि जब डॉलर कमजोर होता है तो आयातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्यातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्यातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मतलब सिंपल याद रखिए कि जो ये एक्सचेंज रेट है ना इसको बैलेंस करने के लिए भी आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए भी रखती है वो अपना पैसा। फिर अंत में जो पैसा उसके पास बचता है, अब वो तो पूरा लाभ है उसका, अपना सब खर्चे निपटी के फिर जो बचता है वो सरकार को डिविडेंड के रूप में देती है, लाभांश के रूप में। अब वो पैसा सरकार को देती है। तो हमने क्या क्या देखा, आरबीआई के आय के स्रोत देखे और आरबीआई के खर्च के स्रोत देखे। और आज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर अच्छी क्लास थी। और अब मैं इकोनॉमी जब तक पूरी नहीं होती है 4-5 उसी के लेक्चर से लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।